हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एसएससी जेईई 2019 सिविल का जो एग्जाम हुआ था 30 अक्टूबर 2020 को इन सेकंड शिफ्ट, उनके क्वेश्चंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है और हर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करता चलूंगा कंसेप्ट के साथ, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पूछा गया है हमसे कि एक द एरिया ऑफ plan of an old survey plotted on a sheet is found to shrunk so that line originally 10 cm long now measures 9.7 cm only। और हमें निकालना क्या है? श्रिंकेज फैक्टर। सो इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सपोज कोई भी हमारे पास मैप है, ठीक है। अब मैप में क्या करते हैं, हम एक ग्राफिकल स्केल जनरली ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारा, अगर मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, जिसमें हमारा स्केल जो है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर दूरी 1 सेंटीमीटर आप मेजर करते हो तो वो दूरी हमारी 1 मीटर है। तो इस फॉर्म में जो स्केल्स आप प्लॉट करते हो, ठीक है, ये कोई मैप है। अब होता क्या है, टाइम के साथ हमारा जो मैप होता है वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस वो श्रंक करता है, एक्सपैंड करता है, मींस फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक है। तो होगा क्या, सपोज हम मान लेते हैं कि केस कि ये मैप हमारा श्रंक कर गया, ठीक है, सिकुड़ गया। तो होगा क्या कि जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी, इनके बीच की कोई दूरी होगी जो इस स्केल के अकॉर्डिंग कुछ मेजर होकर आ रही होगी। जब श्रंक हो जाएगा तो ये मैप हमारा छोटा हो जाएगा और प्रोपोर्शनेटली हमारी स्केल भी छोटी हो जाएगी। तो वो स्केल हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x मीटर हो जाएगी, और जो पॉइंट्स होंगे उनकी बीच की जो दूरी होगी वो ए बी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दूरी है, जो हमारी श्रंक होने से पहले हमारा मैप था, उसकी जो दूरी दी है वो हमारी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जब मैप श्रंक हो गया तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी बची वो 9.7 सेंटीमीटर बची, और हमसे कह रहा है कि श्रिंकेज फैक्टर निकालिए। तो सर्वेइंग की भाषा में, सर्वेइंग की लैंग्वेज में जो श्रिंकेज फैक्टर है उसको हम कहेंगे कि जो हमारी श्रंक लेंथ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो ये 10 सेंटीमीटर हमारी ओरिजिनल लेंथ है उन दो पॉइंट्स के बीच में, और हमारी जो श्रंक लेंथ है वो 9.7 सेंटीमीटर है। तो आपका श्रिंकेज फैक्टर क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ इज 9.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दी 10 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से श्रिंकेज फैक्टर जो होगा ये हमारा डायमेंशनलेस पैरामीटर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इट्स अ डायमेंशनलेस फैक्टर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.97, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाता है कि आप जो श्रंक स्केल है, तो ये जो स्केल होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, श्रंक स्केल। जो मैप श्रंक होने के बाद जो स्केल आपकी बन रही, बिल्कुल चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली हमारी स्केल। जो मैप में स्केल आपने बनाई थी वो भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि मैप पे ही वो स्केल बनी हुई है, और ये आपकी क्या थी, ओरिजिनल स्केल थी। तो हम श्रिंकेज फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल स्केल। तो श्रंक स्केल आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दी ओरिजिनल स्केल। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब अगर इसमें एरिया के टर्म्स में बात कर रहा होता क्वेश्चन में, तो हमारा करेक्ट एरिया क्या हो जाता, एज पर ओरिजिनल स्केल मेजर्ड एरिया, ये हमारा जो 9.7 डिस्टेंस है ये हमारा मेजर्ड डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक, इस कंसेप्ट को चेक करना चाहते हैं, तो मेजर्ड डिस्टेंस आपको 9.7 सेंटीमीटर मिली, और जो श्रिंकेज फैक्टर था ये आपका 0.97 था। तो आपको करेक्ट डिस्टेंस क्या मिल गई, 10 सेंटीमीटर। यानी उन दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल में डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो ये करेक्ट डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो भी मैप श्रंक हो जा रहा है उसमें अगर आपको श्रिंकेज फैक्टर पता है तो आप दो पॉइंट्स के बीच में या दो पर्टिकुलर एरिया, आप एक्चुअल में हमारी करेक्ट एरिया या करेक्ट डिस्टेंस क्या होगी वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। और यहां पर साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को पता है। श्रंक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी श्रिंकेज फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स में श्रिंकेज फैक्टर को एक और टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज रेशियो। सॉइल मैकेनिक्स में भी आपने इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ा होगा,
ठीक है। तो जो श्रिंकेज फैक्टर है सर्वेइंग में उसको हम श्रिंकेज रेशियो भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में श्रिंकेज रेशियो लिखा हो या श्रिंकेज फैक्टर लिखा हो, दोनों एक ही टर्मोलॉजी है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट जो आंसर होगा, बिकॉज श्रिंकेज फैक्टर पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमारा ग्रॉस कमांडेड एरिया दिया हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूटरी का 12,000 हेक्टेयर्स। तो हम लिख लेते GCA इज गिवन एज 12,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। और आपको पता है कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है आपका 100 मीटर बाई 100 मीटर, यानी 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर एरिया जो होता है वो 1 हेक्टेयर होता है। यानी कोई भी आपका स्क्वायर प्लॉट है उसकी 100 मीटर बाई 100 मीटर की जो डायमेंशन है उसका जो एरिया होगा दैट इज 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रॉस कमांडेड एरिया का मतलब ये है, सपोज आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये इस डिस्ट्रीब्यूटरी से जितना भी पानी आप दे सकती है फॉर इरिगेशन ऑफ दिस एरिया, तो ये टोटल एरिया है जिससे आपका ये इरिगेशन कैनाल जो है दैट इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, ठीक है। तो इस टोटल एरिया में जो आपको ये एरिया दिख रहा है दिस इज GCA। अब इस ग्रॉस कमांडेड एरिया में हमारे दो तरह के एरिया होंगे, एक होगा हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया, मींस जहां पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं प्रॉपरली सेटिस्फैक्टरी यील्ड के साथ, और दूसरी में हमारा कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां पर हम कल्टीवेशन क्रॉप्स का नहीं कर सकते, दैट विल बी कॉल्ड अनकल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। अब कल्चरेबल कमांड एरिया में भी दो चीजें होंगी, कुछ एरिया होगा हमारा, या एरिया क्या कह सकते हैं हम, सीजन्स कह सकते हैं कि इस एरिया में हमारे दो तरह के सीजन्स आएंगे, एक खरीफ सीजन आएगा इसी जहां पर हम इरिगेशन कर सकते हैं, और कुछ पीरियड होगा जो रबी सीजन होगा जिसमें हमने रबी सीजन की क्रॉप्स लगाई होंगी, ठीक है। तो जो क्रॉप्स हैं ये आपकी मैंने पढ़ भी रखा होगा आपने कि जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये मानसून क्रॉप्स होती है जिसमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है। रबी क्रॉप्स हमारी विंटर क्रॉप्स होती हैं जो कि हमारी अक्टूबर में बोई जाती हैं और फरवरी में हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। और जायद क्रॉप्स जो होती है हमारी गर्मियों की क्रॉप्स होती है, बेसिकली समर क्रॉप्स मार्च से जून तक रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम खरीफ और रबी सीजन में की बात कर रहे हैं जिसमें हम जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो खरीफ सीजन में के करस्पॉन्डिंग हमारी कल्चरेबल कमांड एरिया जो है वो इतनी है, रबी सीजन के करस्पॉन्डिंग हमारी इतनी है। तो ये टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया जो होगी रबी सीजन और खरीफ सीजन को ऐड करके आ जाएगी। तो ये हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया होगा टोटल, ठीक है। और ये हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया होगा खरीफ सीजन का, और ये हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया होगा रबी सीजन का। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज ड्यूटी जो है हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी यहां पे जो ड्यूटी है, ठीक है, दिस इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी इज 2150 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड फॉर रबी सीजन। यानी रबी सीजन के लिए जो ड्यूटी है वो हमारी 2150 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर से रबी सीजन में 1 क्यूबिक मीटर से आप कितना पानी इरिगेट कर सकते हो, कितना एरिया इरिगेट कर सकते हो। अगर हमारे पास हेड पर इतनी ड्यूटी अवेलेबल है 2150, और खरीफ में कितना कर सकते हो 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी से आप 1900 हेक्टेयर्स आप इरिगेशन कर सकते हो फॉर द कल्चरेबल कमांड एरिया। अब हम आपको देखना पड़ेगा कि रबी सीजन के करस्पॉन्डिंग हमारी कल्चरेबल कमांड एरिया कितनी है, दैट इज 2369। तो आप 2150 हेक्टेयर के लिए 1 क्यूबिक मीटर सेकंड है, तो आपका रबी सीजन के लिए जो डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट हो जाएगी 2369.9 डिवाइडेड बाई 2150, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.102 क्यूमेक्स वाटर चाहिए रबी सीजन में जो क्रॉप्स आपने बो रखी होंगी उनको इरिगेट करने के लिए। और जब खरीफ सीजन आएगा तो उसी कल्चरेबल कमांड एरिया में जो आपने जो कल्चरेबल कमांड एरिया दी हुई है यहां पर आपकी 3554.4 हेक्टेयर्स डिवाइडेड बाय 19 हेक्टेयर्स, ठीक है, बिकॉज 1 हेक्टेयर 1 क्यूबिक मीटर से 19 हेक्टेयर्स हम इरिगेशन कर सकते हैं खरीफ में। तो यहां आपकी डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट आएगी 1.87।
ठीक है, अब आप देख रहे हो दोनों सीजन्स में अलग अलग हमारी डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट है। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि डिटरमाइन द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट दी हेड, जो ये डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड है, यहां पर आपको डिस्चार्ज निकालनी है फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ एवरेज डिमांड। ठीक है, यानी एवरेज डिमांड के बेसिस पर आपको निकालनी है दोनों सीजन्स में। तो आप देख रहे हो कि खरीफ सीजन में हमको ज्यादा रिक्वायरमेंट है डिस्चार्ज की और रबी सीजन में कम है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको एवरेज डिमांड के बेसिस पर आपको डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट बतानी है। तो एवरेज डिमांड जो होगी वो इन दोनों डिस्चार्ज जो अलग अलग सीजन में रिक्वायरमेंट है उन दोनों का एवरेज होगा। तो आप इनको डिवाइड करके एवरेज निकालोगे तो यू विल गेट 1.486 क्यूमैक्स। तो दिस विल यू विल गेट 1.49 क्यूमैक्स बिकॉज राउंड ऑफ क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा रोड एम्बैकमेंट है। ठीक है, तो एम्बैकमेंट का मतलब है कि मिट्टी आप फिल करके आपने एम्बैकमेंट बनाया हुआ है। यहां पर आपको दिख रहा है एक रोड कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, दिस इज कॉल्ड एम्बैकमेंट ऑफ द रोड। ठीक है, अब एम्बैकमेंट में बेसिकली हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, एक हमारी टॉप विड्थ है, एक फॉर्मेशन विड्थ है और एक हमारे साइड स्लोप्स हैं। तो अब आपको देखना है कि इस किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर हम कट मार दें, विल टेक दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कुछ इस तरह क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन अगर हम इस तरह ड्रॉ करें यहां पर, तो आपकी जो बॉटम विड्थ है दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ, जो कि दी कितनी हुई है किसी भी सेक्शन पर 10 मीटर वाइड। तो ये आपकी 10 मीटर दी हुई है और जो साइड स्लोप दिया है वो 2:1 दिया है, बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, और एवरेज हाइट दी हुई है हमारी 5 मीटर। एवरेज हाइट जैसे ही बोल दिया इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिस भी स्ट्रेच में आप कंसिडरेशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, भले ही अलग अलग हाइट है लेकिन हम एवरेज हाइट ऑफ जो ले रहे हैं एम्बैकमेंट की वो 5 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि जो रोड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो ग्रेडियंट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो ग्रेडियंट है वो 1:40 है। ठीक है, तो ग्रेडियंट में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह आएगा कि हमने रोड को ग्रेडियंट में कंसीडर किया, मींस यहां से अगर हम जा रहे हैं तो ये रोड हमारी बेसिकली ऊपर होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट, यहां रोड इतनी ऊपर हो गई, तो अब ये कितना ऊपर हो गया ये कैसे देखेंगे आप? ठीक है, ये आप कैसे देखेंगे? ये देखेंगे आपने जो ग्रेडियंट दिया हुआ है उसकी वजह से ये हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है। अब ये हाइट डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि इस जो आपके कंटूर्स हैं वहां से, कंटूर्स का मतलब है जो आपके सेम एलिवेशन के पॉइंट्स हैं उनको आपने जोड़कर बनाया है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर आपने जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर देखेंगे तो जो आपके कंटूर्स होंगे वो आपके 220 मीटर्स पे हैं। ठीक है, और जो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के एंड में ले रहे हो, ठीक है, यानी अगर आप मान लो ठीक है, तो यहां पर जो कंटूर्स हैं वो आपके 280 मीटर हैं, यानी एक कंटूर आपका 220 मीटर एलिवेशन पर है। ठीक है, ये एलिवेशन मान लेते हैं, और यहां पे जो रोड का एंड है वो 280 मीटर के एलिवेशन पे है। तो यानी रोड के फॉर्मेशन लेवल पे, यानी ये फॉर्मेशन विड्थ है उसमें जो डिफरेंस है वो हमारा 60 मीटर का है। 280 मीटर माइनस 220 मीटर, तो 60 मीटर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रेच आएगा वो कितना आएगा? अगर हमारा ग्रेडियंट जो दिया है ये आपका 1:40 दिया है। ठीक है, तो आपको ये लेंथ आप निकाल सकते हो कि आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रेच ऑफ रोड है, यानी ये लेंथ, ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये सीधा सीधा हमारा tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा जो है आपका 1:40 ग्रेडियंट है, एंड tan थीटा, ये जो थीटा है दिस इज थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर, जो कि 60 मीटर आया अपॉन बेस, ये आपकी रोड लेंथ हो गई b। तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर 60 मीटर जो कंटूर लेवल में डिफरेंस है डिवाइडेड बाय b, यानी b जो रोड स्ट्रेच की लेंथ आई, यानी स्ट्रेच ऑफ रोड लेंथ, ये आपकी आ गई 60 × 40, यानी 2400 मीटर, यानी
4 किलोमीटर की रोड है जिसमें ये ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे हो 2400 मीटर्स। अब बोल दिया कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो एवरेज है, हर जगह पे एवरेज हाइट जो है वो आपकी 4 मीटर लेनी है। तो आपका जो आएगा एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया जो आएगा वो आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 10 मीटर बेस हो गया। सॉरी, ये मैंने जो आपको फॉर्मेशन विड्थ बताई ये टॉप विड्थ होती है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने गलत बता दिया आपको। ये 10 मीटर जो है दिस इज द टॉप विड्थ, ठीक है। इसी के कंटूर लेवल्स में जो डिफरेंस है, यहां पे जो कंटूर है और यहां पे कंटूर है टॉप लेवल पे, वो हमारी फॉर्मेशन लेवल है। तो 10 मीटर को प्रोजेक्ट करेंगे बॉटम पे, दिस इज नॉट 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर इज दिस वन। अब ग्रेडियंट से निकालेंगे तो ये आपकी हाइट से ये 10 मीटर आएगा, ये वाली विड्थ आपकी 10 मीटर आएगी, और ये जो आएगी ये 10 मीटर ऑलरेडी थी, तो ये टोटल जो बॉटम विड्थ हो जाएगी सबग्रेड लेवल पे 30 मीटर हो जाएगी। तो आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी टॉप हाइट हो गई, टॉप विड्थ जो फॉर्मेशन लेवल पे है, टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ इंटू हाइट इज 5 मीटर, यानी ये आ जाएगी आपकी 100 स्क्वायर मीटर, यानी 2400 यानी 2400 मीटर लेंथ में आपकी हर क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर है। बस इंपॉर्टेंट चीज यह ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेशन लेवल है दिस इज द टॉप लेवल, ठीक है। और एवरेज हाइट जैसे ही बोला, इट मींस जो भी स्ट्रेच आप ले रहे हो हर क्रॉस सेक्शन पर उसकी जो एवरेज हाइट है एम्बैंकमेंट की वो 5 मीटर आपको लेनी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ पता है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क यानी जितना मिट्टी की फिलिंग करनी पड़ेगी वो आपको एवरेज, दैट इज 100 इंटू कितनी होगी आपकी 100 इंटू 2400 यानी 2,40,000 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क हैव टू बी डन, ठीक है, विद टॉप लेवल विथ 10 मीटर, बॉटम विथ 30 मीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो इस कंटूर से आप का जो पर्पस था वो लेंथ निकालने के लिए था, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मैक्सिमम अलाउबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन अंडर लाइव लोड, लाइव लोड्स की वजह से कैंटिलीवर मेंबर पर हमारा मैक्सिमम अलाउबल डिफ्लेक्शन कितना है। तो कैंटिलीवर एक्शन ये है, तो यहां पर जो डेल्टा मैक्सिमम अलाउड है वो कितना है, जब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और उस पर जो सपोर्टेड है वो है ब्रिटल क्लैडिंग। तो थोड़ा सा इनकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि क्लैडिंग का मतलब ये होता है हमारा कि जो डिफेंसिव शील्ड आप बिल्डिंग के एक्सटीरियर में लगा रहे हैं, इन बेसिकली जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हमारी बनती हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की बनती हैं, तो आपने इस तरह का देखा होगा, ये जो शील्ड आप लगा रहे हो दिस शील्ड इज कॉल्ड क्लैडिंग, जो कि बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करने के लिए रहेगी और हमारा एस्थेटिक्स इंप्रूव करने के लिए रहेगी, बहुत सारे और भी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस भी हैं, ठीक है। तो यहां पर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, एक तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप की आप क्लैडिंग यूज कर रहे हो, और बेस्ड ऑन द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल कि किस लेवल की डक्टिलिटी है, उसके बेसिस पर आपकी क्लैडिंग जो होगी वो बेसिकली 3 तरीके की, 3 या 4 तरीके की होगी। इलास्टिक क्लैडिंग होगी, ब्रिटल क्लैडिंग होगी, और हमारी परफोरेटेड प्रोफाइल्ड, आपने सुना भी होगा प्रोफाइल शीट का नाम, वो जो प्रोफाइल शीट होती है बेसिकली प्रोफाइल स्टील रूफ क्लैडिंग रहती है, ठीक है। तो यहां पर प्रोफाइल स्टील रूफ क्लैडिंग एक बेसिकली ये मेटल रूफ क्लैडिंग होती है, तो ये हमारी जो यूज किया हुआ है आपके रूफ में दिस इज प्रोफाइल्ड रूफ क्लैडिंग, ठीक है। और ये जो वॉल में यूज किया हुआ है दिस इज कॉल्ड वॉल क्लैडिंग एंड बेस्ड ऑन द डक्टिलिटी एंड द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि किस टाइप के स्ट्रक्चर में आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से IS 800 के जो प्रोविजंस हैं, IS 800 2007 की ये टेबल 6 है, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के लिए, डिजाइन लोड्स के लिए हमारे एंड टाइप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, और टाइप ऑफ क्लैडिंग के बेसिस पर हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि IS 800 के हिसाब से किन किन फैक्टर्स पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अलाउबल डिफ्लेक्शन दिया गया है, तो उसमें टाइप ऑफ
सपोर्टिंग यानी हमारी टाइप ऑफ क्लैडिंग क्या है, किस टाइप का आपका मेंबर है, कैंटिलीवर है, राफ्टर है, गैंट्री मेंबर है, सिंपल स्पैन है, पर्लिन्स है, और डिजाइन लोड्स, अलग अलग डिजाइन लोड्स के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन अलाउड है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन अलग होगा, लेटरल डिफ्लेक्शन अलग होगा। तो क्वेश्चन में हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए बोला गया है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आ गया। लाइव लोड्स में हमारा कैंटिलीवर मेंबर के लिए बोला गया है, तो ये वाली कैटेगरी आ गई। और फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्लैडिंग देखना है, उसके बाद हमारी क्लैडिंग आ गई, ब्रिटल क्लैडिंग दी हुई है, तो हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड है वो स्पैन बाय 150 है। तो आपको ये टेबल बेसिकली दिमाग में रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, ऑल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट हो गई। अब अगर लाइव लोड के लिए सिंपल स्पैन के लिए पूछता तो आपका ब्रिटल क्लैडिंग के लिए स्पैन बाय 300 हो जाता है, इलास्टिक के लिए 240 होगा। इलास्टिक में हम बेसिकली जो इलास्टिक क्लैडिंग के लिए जो डिफ्लेक्शन लिमिट्स होंगी वो हमारी ज्यादा होंगी, तभी डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारी कम है, बिकॉज इलास्टिक क्लैडिंग में हमारे वी कैन इंश्योर मोर डक्टिलिटी इन द स्ट्रक्चर, तो हम अलाउबल डिफ्लेक्शन ज्यादा परमिट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ब्रिटल क्लैडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर्स हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप आपको ध्यान रखना है कि क्या डिफ्लेक्शन लिमिट हम परमिसिबल कर रहे हैं। अदर बिल्डिंग्स में बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो जनरली हमारी इस तरह की बनती नहीं है, तो अदर देन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कहीं भी आप क्लैडिंग यूज कर रहे हो तो हमारे अलग अलग लिमिट्स दी हैं हमारे IS 800 ने, तो आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चीज और भी है एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लाइव लोड और विंड लोड के केस में मेंबर्स अगर पर्लिन और गर्ड्स हैं तो वहां पर हमारी डिफ्लेक्शन लिमिट्स आपको स्पैन बाय 150 फॉर इलास्टिक क्लैडिंग एंड ब्रिटल क्लैडिंग के लिए स्पैन 1/80 है। तो गर्ड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, जो कि आपकी ये रेड में जो मेंबर्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड गर्ड्स, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। तो भी जो भी हमारी विंड आ रही है, ठीक है, विंड जो भी होगी उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर में बेंडिंग हो सकती है उसको अवॉइड करने के लिए हम ये मेंबर्स यूज करते हैं। गर्ड्स आर बेसिकली द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो कि यूज किए जा रहे हैं विंड की वजह से जो बेंडिंग हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो मेंबर्स आपको दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड गर्ड्स। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली जो वॉल क्लैडिंग है वो फिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो स्पैन बाय 150 होगा, और अगर इसकी जगह हमारा इलास्टिक क्लैडिंग होता तो उस केस में हमारी जो डिफ्लेक्शन लिमिट थी वो हमारी स्पैन बाय 120 हो जाती। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 नॉमिनल कवर फॉर रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ फुटिंग्स, जो हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो फुटिंग्स है, और हमारी जो नॉमिनल कवर है ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपोजर कंडीशंस कैसी हैं। तो यहां पर एक्सपोजर कंडीशन दिया है कि वेरी सीवियर के केस में हमारी फुटिंग्स के लिए आप नॉमिनल कवर क्या रहेगा। तो IS 456 की जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी मैं IS 456 के कोडल प्रोविजंस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो वेरी सीवियर कैटेगरी है उसमें हमारे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं जो सी वाटर स्प्रे के लिए से अगेंस्ट एक्सपोज्ड हैं, कोरोसिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशंस के अगेंस्ट एक्सपोज्ड हैं, जो कंक्रीट हमारी कंटिन्यूअसली बरीड है अंडर ग्राउंड वाटर और एग्रेसिव सबसॉइल कंडीशंस, वो हमारी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन में आती है। और जो नॉमिनल कवर है वो हमारी डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स है। और बेसिकली यही नॉमिनल कवर हम जो ड्राइंग्स में इंडिकेट करते हैं, ये डिजाइन और इंडिकेटेड इन ड्राइंग इट शैल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ द बार, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार। जो मिनिमम हमारी नॉमिनल कवर होनी चाहिए वो हमारी जो बार हम यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट बार उसके डायमीटर से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सारे जितने भी रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग स्ट्रिप्स, लिंक्स जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको इंक्लूड करके आपका कवर होगा। ठीक है, तो अब रिगार्डिंग द फुटिंग्स हमारा कोड ये कहता है टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, फुटिंग्स में आपको मिनिमम आपको 50 mm प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर आपकी हो सकता है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हो तो वहां भी आपको फुटिंग्स के लिए मिनिमम आपको 50 mm इंश्योर करना है। तो ये कंडीशन के साथ साथ आपको एक्सपोजर कंडीशन भी देखनी है। ठीक है, तो मिनिमम आपको पता है कोड कह रहा है 50 mm, बट अब आपको एक्सपोजर कंडीशन क्या दे दी, वेरी सीवियर दे दी। तो कोड की टेबल 16 में दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन आपको इन जनरल मिनिमम नॉमिनल कंक्रीट कवर कितना रखना है। तो वेरी सीवियर के केस में भी हमारा
इट शुड बी ग्रेटर देन 50 mm। ये केवल एक केस में हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमने फुटिंग्स में ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू M35 है। ये कोड हमारा कहता है, जो नोट में लिखा भी हुआ है, और ये कंडीशन केवल एप्लीकेबल है वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, सॉरी सीवियर और वेरी सीवियर केस में। यहां पर मेंशन्ड है कि एक्सपोजर कंडीशन जब हमारी सीवियर और वेरी सीवियर हो तब आप 5 mm का रिडक्शन कर सकते हो, अगर आप कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M35 या M35 से ऊपर ले रहे हो। तो ये कंडीशन हमारी इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, और हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर इस कंडीशन से भी हमारा मिनिमम कवर 50 mm आ रहा है, और कोड की इन जनरल गाइडलाइन से भी हमारा 50 mm आ रहा था। अगर यहां पर एक्सट्रीम कंडीशन दिया होता तो एक्सट्रीम कंडीशन में हमारी मिनिमम नॉमिनल कवर कितनी हो जाती, 75 mm हो जाती, विच इज वाज ग्रेटर देन 50 mm, तब उसका करेक्ट आंसर हमारा 75 mm होता, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा इट शैल नॉट बी लेस देन 50 mm। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शियर बॉक्स टेस्ट हमने परफॉर्म किया कोहेसिव सैंपल पे। कोहेसिव सैंपल का मतलब है कि हमारा उस पे कोहेशन भी होगा और हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी होगा एज अ शियर पैरामीटर्स। दीज आर कॉल्ड शियर पैरामीटर्स। और हमारा जो शियर बॉक्स टेस्ट होगा ये हमारा ओल्डेस्ट टेस्ट है, और इसको हम डायरेक्ट शियर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने बॉक्स शियर टेस्ट या डायरेक्ट शियर टेस्ट का ऑपरेटर्स दिखाया हुआ है, जिसमें आपका जो फेलियर होता है ये हमारा प्री डिफाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा। इसके अंदर बेसिकली सॉइल सैंपल रहेगा, और हम इसमें ऊपर से वर्टिकल लोड लगाते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड एज N, और यहां से हम इस पर शियर लोड, जो आपको ये हॉरिजॉन्टल डायल गेज दिख रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शियर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि एक कॉम्बिनेशन पे ये हमारी सॉइल जो होगी वो फेल हो जाएगी, और बेसिकली जो हम शियर अप्लाई कर रहे हैं दिस इज अप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो बेसिकली इस टेस्ट से हम क्या मेजर कर रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं। अब शियर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए सॉइल की हमें क्या चाहिए, C5 पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, हम डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन पे 4 to 5 स्पेसिमेंस पे ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उसके बेसिस पर जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस फेल्योर स्ट्रेस आएगा, जो नॉर्मल लोड होगा जिसपे फेल हो रहा है, डिवाइडेड बाय द नॉमिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो आ जाएगा। और इसी तरह हमारा जो शियर स्ट्रेस जिसपे हमारा इस सिग्मा एफ के करस्पॉन्डिंग टाउ एफ आएगा, जो हमारी शियर फोर्स हमने अप्लाई की होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ डिवाइडेड बाय द नॉमिनल हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका टाउ एफ आ जाएगा। तो इस तरह हम 4 to 5 स्पेसिमेंस पर टेस्ट करेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस पे यहां पर हम टाउ एफ ले लेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में हम शियर स्ट्रेस एट फेल्योर ले लेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। तो इस तरह हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे और बेस्ट फिट लाइन, हम बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा, तो इस लाइन से का जो स्लोप होगा दैट विल बी गिवन बाय फाई, ठीक है। और जो इसका इंटरसेप्ट आएगा वो हम कह सकते हैं दैट इज C। तो वी कैन राइट फ्रॉम मोहर कूलम थ्योरी ऑफ फेल्योर कि जो हमारा शियर स्ट्रेस एट फेल्योर है दैट इज गिवन बाय C प्लस सिग्मा F tan फाई। ये इस बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आएगी, जिससे हम निकाल सकते हैं कि किस शियर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हमारी सिग्मा F एक्ट कर रही होगी, तो सॉइल फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन में दिया है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिस नॉर्मल स्ट्रेस पे हमारा और शियर स्ट्रेस पे फेलियर हुआ है उसमें 2 स्पेसिमेंस लिए हैं। तो वी विल राइट द इक्वेशन फ्रॉम द मोहर कूलम इक्वेशन। तो हमारा टाउ एफ कितना है, 110 है पहले स्पेसिमेन के लिए, स्पेसिमेन 1,
इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एफ क्या है 150 tan phi। अब हमने क्या किया, tan phi को अज्यूम कर लिया कि इट इज y एंड c इज x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 110 इज इक्वल टू x प्लस 150y। तो इक्वेशन 1 हो गई फॉर सैंपल 1। सैंपल 2 के लिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 120 हमारी शियर स्ट्रेस एट फेलियर है, c हमारा x है और नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर 250 है, tan phi इज y। तो ये इक्वेशन 2 हो गई फॉर सैंपल 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यू विल गेट 100y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, और y इज tan phi, तो tan phi हमारा 0.1 हो गया। phi हमारा क्या, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना आ गया, tan इनवर्स 0.10। ठीक है, इसको आपने वापस से y को सब्स्टिट्यूट किया तो c की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या निकाला, आपने c और phi शेयर स्ट्रेस शेयर पैरामीटर्स निकाल लिए। अब इससे आप सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, द फेनोमेना इन विच क्ले इज मेड लूज, जिसमें क्ले को आपको लूज करना है एंड एनी इंग्रेडिएंट टू इट इज एडेड, उसमें हम ऐड करेंगे एंड स्प्रेड आउट ऑन द टॉप एंड टर्न्ड अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं। तो सो हम मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्रिक्स की, उसमें साइट सिलेक्शन होगा, ब्रिक अर्थ का प्रिपरेशन होगा, जिसमें बेसिकली अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ग्राइंडिंग, ब्लाइंडिंग, टेम्परिंग, इस सीक्वेंस में हम अपनी ब्रिक अर्थ प्रिपेयर करते हैं। ब्रिक अर्थ बेसिकली क्या है, जो आप क्ले जिससे आप ब्रिक बनाने वाले हो उसको आपको प्रोसेस्ड करना है। तो जो प्रोसेस्ड क्ले है वो आपकी ब्रिक, प्रोसेस्ड क्ले यानी प्रोसेस्ड ब्रिक अर्थ तैयार करना है बाय फॉलोइंग दीज मेथड्स। तो 1 by 1 मेथड्स देख लेते हैं, या नीचे में उसके बाद मोल्डिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, फिर ब्रिक को बर्न करेंगे। तो उन मेथड्स को नहीं देख रहा हूं, यहाँ पे जो रिलेवेंट है वो बात कर लेते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो सबसे पहले हम जो मेथड फॉलो करते हैं दैट इज अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग में क्या करेंगे हम, बेसिकली जहां से भी हम, हमारा सोर्स है, जहां से भी हम क्लेम यानी ब्रिक अर्थ बनाने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं, होता क्या है बेसिकली जो टॉप अर्थ होती है सॉइल की, जनरली 20 सेंटीमीटर, इस पे हमारा वेजिटेशन होंगे, ट्रीज होंगे, कंकर्स होंगे, पेबल्स होंगे, तो दैट हैज टू बी रिमूव्ड। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या करेंगे हम, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप अर्थ ऑफ द सॉइल। तो 20 सेंटीमीटर हम रिमूव कर देंगे। तो यही यहां पर दिखा रहा है कि आप जेसीबी से आप रिमूव कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड। तो 20 सेंटीमीटर आपने रिमूव कर दिया टॉप अर्थ, बिकॉज इसी में आपके पेबल्स, कंकड़ होंगे, लाइम होंगे, डिपोजिशन होंगी, वो सारी चीजें आप निकाल दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, डिगिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अनसॉइलिंग के बाद आपकी आई डिगिंग। डिगिंग में क्या करेंगे, जो आपका, अब ये आपका टॉप सरफेस हो गया, न्यू टॉप सरफेस, जहां से आपको यूज करना है। तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, आप इसके ऊपर फ्लाई ऐश डालेंगे, और भी जो मिनरल एडमिक्सचर्स आते हैं टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिक अर्थ, राइस हस्क, ऐश, स्टोन डस्ट, ये सारी चीजें इसमें मिक्स करोगे, आप स्प्रेड करोगे एंड देन आप क्या करोगे, इसको एक्सकवेट करोगे। एक्सकवेट करके इसको मिक्स कर दोगे एंड दिस एक्सकवेशन में बी डन मैनुअली। ठीक है, और इसमें पानी मिला के आप छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। तो आपने क्या किया, मिट्टी को डिग कर लिया, खोद लिया, जो हमने जहां से ब्रिक अर्थ लेनी है, और उसमें फ्लाई ऐश वगैरह मिला दिया। डिगिंग के बाद आता है वेदरिंग। वेदरिंग में आप क्या करेंगे, बेसिकली जो आपने डिगिंग किया उसके आप हीप्स बनाओगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेदरिंग कर रहे हैं, वेदरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, हीप्स बनाएंगे। जनरली हीप्स हमारे 60 to 120 सेंटीमीटर हाइट के होंगे। हीप्स बनाने के बाद इसको आप एक्सपोज टू वेदर करेंगे फॉर 1 month। पर्पस क्या है कि उस बीच में अगर हमारी बारिश होगी तो हमारे जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे इस अर्थ में वो रिमूव हो जाएंगे, और हमारी जो होमोजेनिटी है, टू इंप्रूव दी होमोजेनिटी
आपके सॉल्ट्स रिमूवल हो जाएंगे एंड टर्न, इसको आपको छोड़ देना है 1 महीने के लिए। तो वेदरिंग बेसिकली 1 मंथ के लिए आपको हीप्स बना के वेट करके अर्थ को छोड़ देना है। वेदरिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आता है, वो कहलाता है हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम इसमें मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग क्या करेंगे, सैंडी या कैल्सेरियस अर्थ, सैंडी या कैल्सेरियस जिसमें हमारे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह जो सोर्स होगा वो अर्थ हम इसमें मिक्स करेंगे। ब्लेंड का मतलब है आपको प्रॉपरली मिक्स करना है टू इंप्रूव दी होमोजेनिटी एंड मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, जब आप मिक्स कर लोगे, इसके आपने वेदरिंग किया, इसके बाद आपने मिक्स कर लिया, इस पे मिक्स करने के बाद इसको आपको टर्निंग अप एंड डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली मिक्स करना है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना। तो आप जो भी मिक्स करोगे इसको प्रॉपरली कंसिस्टेंसी अचीव करेंगे आप, सफिशिएंट पानी आपको डालना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मिक्स को, और अप एंड डाउन मिक्स करना पड़ेगा। जब ब्लेंड हो जाएगी तब आप इसकी करते हैं टेम्परिंग। तो टेम्परिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है, जिसमें आप नीडिंग करते हो। नीडिंग मतलब जैसे आटा गूंथने को एक्शन को हम नीडिंग कहते हैं। तो पहले क्या होता था, हम फीट से इस मिक्स को ब्लेंड करने के बाद जो गूंथने वाला प्रोसेस है, नीडिंग वाला प्रोसेस, उसको हम टेम्परिंग कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सॉइल की होमोजेनिटी तो इंप्रूव भी कर रहे हैं, साथ साथ हम सॉइल को मोर स्टिफ एंड प्लास्टिक बना रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली आजकल जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है पग मिल से किया जाता है, ठीक है। पग मिल में क्या करते हैं हम, नीडिंग एक्शन होता है, इस तरह की हमारी मशीन होती है जिसमें हम नीडिंग एक्शन से जो ब्रिक अर्थ आपका फाइनली प्रिपेयर हुआ है आफ्टर ब्लेंडिंग, उसको इसके अंदर डाल देते हैं एंड नीड करते हैं टू इंश्योर द होमोजेनिटी ऑफ द सॉइल। तो इस प्रोसेस को हम पगिंग भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परिंग प्रोसेस है वो हम पग मिल के अंदर कह रहे हैं। तो इस मशीनरी को हम क्या कह सकते हैं, पग मिल, इसके अंदर हमारी टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है, और इससे हमारे बेसिकली जो यील्ड है ब्रिक्स की, हम 1500 ब्रिक्स बना सकते हैं एक बार में, ठीक है। 1500 ब्रिक्स की ब्रिक अर्थ को हम नीड कर सकते हैं, गूंथ सकते हैं इससे, टू इंप्रूव द प्लास्टिसिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ द ब्रिक अर्थ। तो अगर यहां पर ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, इसमें क्ले को लूज किया जाएगा और उसमें इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाएंगे और उसको स्प्रेड करके टर्न अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन करेंगे, और सफिशिएंट वाटर भी इसमें हम ऐड करते हैं टू इंप्रूव द कंसिस्टेंसी, ताकि टर्निंग अप एंड डाउन हम कर सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। वेदरिंग में तो हम एक्सपोज करते हैं 1 महीने के लिए अपनी ब्रिक अर्थ को मिक्स करके, और टेम्परिंग में हम नीडिंग करते हैं, दैट मे बी डन इन दी पग मिल। तो ब्लेंडिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं विद रिगार्ड्स टू अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स। तो अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स, जैसे आप नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो अनबर्न्ड यानी बिना बर्न किए हुए जो हमारे ब्रिक्स हैं, विच आर कॉल्ड सन ड्राइड ब्रिक्स, बिकॉज इन ब्रिक्स को बनाने के बाद इनको हम सन की हीट में एक्सपोज कर देते हैं मोल्डिंग करने से के बाद। मोल्ड बनाया, मोल्ड में डालने के बाद इसको खोलकर आपने सन में छोड़ दिया, तो जो ब्रिक्स हमारे तैयार होंगे वो अनबर्न ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स कहलाएंगे। तो इसी वजह से, बिकॉज ये किल में बर्निंग इनकी नहीं होती है, तो ये इसलिए वीक होते हैं एज कंपेयर टू बर्न ब्रिक्स। तो टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आप यूज करते हो, बेसिकली जो हट वगैरह कंस्ट्रक्शंस होते हैं, टेम्परेरी हट्स वगैरह विलेजेस में, वो इन्हीं ब्रिक्स के होते हैं, और इन्हें हम हैवी रेंज एरिया में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज दे विल डिग्रेड, वेदर्ड हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, बिकॉज इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। एंड बेसिकली ये जो अनबर्न ब्रिक्स होते हैं, इसकी कैटेगरी में हमारे लैंड सैंड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड स्लैग ब्रिक्स आते हैं, जो कि हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स, बेसिकली फ्लाई ऐश और स्लैग ब्रिक्स हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स से बने होते हैं। तो हमारे ब्रिक्स को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अनबर्न्ड ब्रिक्स और बर्न्ड ब्रिक्स। तो बर्न्ड ब्रिक्स जो आप पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक्स है, और ये हमारे सारे बर्न्ड ब्रिक्स के कैटेगरी में आते हैं। और इसमें किल रिजेक्ट्स का मतलब है कि ये हमारे ब्रिक्स वो ब्रिक्स हैं जो रिजेक्ट किए हुए ब्रिक्स हैं, जो हम अपने स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में यूज नहीं करते हैं। तो किल
जो हमारी बर्निंग जहां पर होती है वो किल्न होती है हमारी, तो किल्न से जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो उन ब्रिक्स को हम झामा ब्रिक्स बोलते हैं, एंड दीज आर ओवर बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, आपने देखे होंगे इस तरह ओवर बर्न्ड हो जाते हैं जब हमारे ब्रिक्स, तो उन्हें हम झामा ब्रिक्स बोलते हैं। कहीं पे इसकी स्पेलिंग आपको JHAMA मिलेगी, एंड पीला ब्रिक। ठीक है, और थर्ड क्लास ब्रिक जो होते हैं बेसिकली अंडर बर्न्ड ब्रिक्स होते हैं हमारे। ठीक है, और फोर्थ क्लास ब्रिक्स जो होते हैं यही हमारे झामा ब्रिक्स होते हैं, विच आर फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ठीक है, जो कि ओवर बर्न्ड होंगे। और इन अंडर बर्न्ड ब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कच्चा ब्रिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बर्न्ड। इसी वजह से दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप स्ट्रक्चर्स लाइक walls of hut. Such bricks cannot be used at places which are exposed to heavy rains. जहां पर हैवी रेन्स होंगी वहां पे इनको यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन यहीं इसी जगह से एक स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस था जहां से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज्ड एट प्लेसेस एक्सपोज्ड टू हैवी रेन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन पूछा गया है के करस्पॉन्डिंग हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स बताने हैं फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए मैंने ऑलरेडी IS 456 के कोडल प्रोविजंस में आपको एक्सप्लेन किया था, टेबल 18 IS 456 की, जिसमें आप देखेंगे डेड लोड और लाइव लोड के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टीज हैं फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स 1.5 है, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में ये फैक्टर्स हमारे 1 है दोनों के लिए। ठीक है, डेड लोड और विंड लोड में भी हमारा 1.5 और 1.5 है। 1.9 हम वहां पर ले सकते हैं जहां पर स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल। और अगर तीनों लोड कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, ठीक है, तो उस केस में तीनों के लिए हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में 1.2 लेंगे, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड के लिए 1 लेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 0.8, और 0.8 हम लाइव लोड और विंड लोड के लिए लेंगे। ठीक है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे वीडियोस रेफर कर सकते हो। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 1.5 होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हार्डनेस, वाटर अब्जॉर्प्शन, साउंडनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हार्डनेस बेसिकली क्या है कि ब्रिक की हार्डनेस हम फील्ड टेस्ट कुछ परफॉर्म करते हैं, अगर हमारा ब्रिक का सरफेस फिंगर नेल से स्क्रैच नहीं हो रहा है और उस पर कोई भी इंप्रेशन नहीं बच रहा है सरफेस पे उसकी, ठीक है, तो इट मींस हम ये मानेंगे कि ब्रिक हमारा सफिशिएंटली हार्ड है। ये बेसिकली हमारे फील्ड टेस्ट होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं फील्ड में, कि फील्ड में हमें ब्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो एडुकेट हैं कि नहीं, तो उनकी क्वालिटी को असेस करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो कलर हमारा बेसिकली ब्रिक का रेड कलर होना चाहिए, ठीक है, प्लेन एंड इवन सरफेस होना चाहिए। हार्डनेस मैंने आपको बता दी। साउंडनेस में क्या होता है, साउंडनेस में ब्रिक्स की दो ब्रिक्स को उठाकर अगर आपस में उनको स्ट्रक करेंगे तो उनसे आवाज होनी चाहिए, दे शुड हैव क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड इज ऑब्जर्व्ड। तो हम ये मानेंगे कि ब्रिक्स हमारी साउंड ब्रिक्स हैं। तो बेसिकली ये हमारा इस तरह हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, साउंडनेस टेस्ट। और स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं फील्ड में, हम 1 मीटर की हाइट से ब्रिक्स को ड्रॉप करते हैं फ्लैट हार्ड ग्राउंड पर। तो ब्रिक अगर हमारा टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली ध्यान रखने वाली बात है कि हम हाइट जो लेते हैं 1 मीटर इन जनरल लेते हैं फील्ड में, एंड जो हार्ड सरफेस होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए। तो ये फील्ड टेस्ट से, इसमें से केवल हमारे 2 टेस्ट हैं। तो हार्डनेस टेस्ट आपका फील्ड टेस्ट है जो फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं आप, वाटर एब्जॉर्प्शन आपका लेबोरेटरी टेस्ट है, साउंडनेस आपका बेसिकली फील्ड टेस्ट है ब्रिक्स के लिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं। तो हार्डनेस हमारा हो गया, नो इंप्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इन जनरल हमारा 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई बुक से एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस देखें कोड की, तो कोड हमारा है IS 1077 जो कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट्स देता है। एंड ये कोड हमारा तब तक एप्लीकेबल है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है लेस देन और इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। तो जो ब्रिक्स जिनकी स्ट्रेंथ हमारी 12.5 या 12.5 से कम है, उस केस में जो वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट दी है कोड ने वो 20% दी है। अगर हमारे ब्रिक्स की स्ट्रेंथ जो है यानी क्लास ऑफ ब्रिक्स इज मोर देन 12.5,
तब वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट आपकी 15% है। तो जहां पर इन जनरल नहीं दिया है कुछ भी, तो हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट हम 20% ले लेते हैं, लेकिन हमारी 12.5 क्लास से ऊपर वाली ब्रिक्स की जो लिमिट है वो 15% ही दिया है कोड ने एज पर IS 1077। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की भी हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमारी 20% आपको बुक्स में लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने कोड की रिकमेंडेशंस आपको बताई। तो इन जनरल हम 20% ले सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम ब्रिक्स में लोड अप्लाई करते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक वो फेल नहीं हो जाता, जिसके बेसिस पर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन से ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो अगर आप मैच करोगे तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर और भी कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।